नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एकेडमी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से जो आपका हमारा यूपीएससी का सिलेबस है, उसको हम लोग एक बार डिटेल में देखेंगे और डिटेल में देखने के बाद ये भी देखेंगे कि इसको कैसे कवर किया जाए, किस क्रम में कवर किया जाए, किस सब्जेक्ट के बाद किसको पढ़ा जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग इधर-उधर से करके पढ़ते तो रहते हैं लेकिन उनका कुछ इफेक्टिव आउटपुट नहीं निकलता कि कैसे वो परीक्षा में या फिर जो भी अपना आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, ठीक है? तो इसी को लेके मैंने एक छोटा-सा ये पीडीएफ तैयार किया है, हालाँकि इसको तैयार करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है और इस पीडीएफ में आपको हर चीज़ आपके जो भी किसी भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। कैसे पढ़ना है, किसके बाद पढ़ना है, सब कुछ आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसका आपको ये पीडीएफ जो है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और इसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है 2024 के लिए, उसको आप लोग अ, तैयार कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं एक बार कि सिलेबस में हमको कैसे पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? देखिए आपका जीएस 1 जो है, यहाँ पे जीएस 1 लिखा है, जीएस 1 के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं आपके, जीएस 1 में आपका आर्ट एंड कल्चर है। तो देखिए जो हमारा इसमें साथ-साथ हम एनालिसिस भी करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीलिम्स हो गया या फिर मेंस हो गया, उनमें कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है, ताकि हम उसी हिसाब से उसके लिए समय दे पाएँ। ऐसा ना हो कि हम लोग आर्ट एंड कल्चर जो है इसी में 4 महीने लगे रखें और बाकी सारे सब्जेक्ट को हम समय ही ना दे पाएँ। तो अगर आप इसमें आप महारत भी हासिल कर लेंगे तो भी वो किसी आपके काम का नहीं होगा। इसलिए हम लोग सारे जो भी सब्जेक्ट हैं, जिस प्रोपोर्शन में इनके इम्पोर्टेंस देता है यूपीएससी, उसी इम्पोर्टेंस में अगर हम इसको कवर करेंगे तो हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ अपने समय को बचा भी पाएंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दे भी पाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये छोटा सा वीडियो और इसमें देखेंगे कि कैसे हमको क्या-क्या पढ़ना होगा, ठीक है? तो हमारा पहला मैंने यहाँ पे डाला है आर्ट एंड कल्चर। देखिए आर्ट एंड कल्चर जो है आपका सब्जेक्ट, इसमें प्रीलिम्स में आपका 5 से 15 क्वेश्चन तक आ सकता है, ठीक है? और ये आपका जो मैंने यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा है, ये आपका पिछले 5 साल का जो भी आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनके बेसिस पे मैंने ये एनालिसिस करके निकाला है, ठीक है? तो इस हिसाब से आप लोग इसको देख पाएँगे कि आपका ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है प्रीलिम्स में और मेंस में, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, तो ये लेके 5 से लेके मिनिमम अगर क्वेश्चन आएँगे तो 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं और अगर मैक्सिमम आएँगे तो 15 क्वेश्चन तक ये जा सकता है। मेंस में इसका इम्पोर्टेंस देखें तो 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक आता है, ठीक है? कभी 10 नंबर का और कभी 15 नंबर का। अगर 10 नंबर में आएगा तो ज़्यादातर 4 क्वेश्चन हो जाते हैं और अगर 15 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? यहाँ पे नीचे लिखा है प्लीज़ क्लिक हियर, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग मेंस का जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं पिछले 5 सालों के, तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड। ये नहीं कि किसी साइट पे जाना पड़ेगा आपको, वहाँ से कुछ भी करना पड़ेगा, फिर आपको ऐड आएगा, वैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। इस पीडीएफ में आपको एक सिंगल क्लिक में सब कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? और यहाँ पे जो प्रीलिम्स का यहाँ पे जो आपको क्लिक हियर का बटन है, वो भी आपको नीचे मैं बताऊँगा कहाँ से मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट किसी भी ईयर का क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर पाएँगे सिंगल क्लिक में, ठीक है? और इसके लिए जो सबसे अच्छी बेस्ट बुक मानी जाती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो हमारी नितिन सिंघानिया की बुक है या फिर एनसीईआरटी का 11th जो है, ठीक है? एनसीईआरटी जो 11th में, उसका आप लोग ये दोनों में से कोई एक कवर कर सकते हैं। स्लैश का मीन्स है कि आप इन दोनों में से कोई एक कवर करेंगे तो आपका तैयारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग नितिन सिंघानिया जो बुक है, जो कि खुद एक आईएएस है, तो उनका खुद का जो बुक लिखा हुआ है, उसी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, ठीक है? तो आप लोग नितिन सिंघानिया से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे जो भी सबसे बेस्ट वीडियो जो डाले हैं, जिन्होंने किया है, उनका एनालिसिस करके मैंने बहुत ही अच्छे से उनको रिसर्च किया, कौन-सा किसका जो प्लेलिस्ट है, पूरा है या नहीं, या फिर उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है, या फिर उनका जो भी चीज़ें जो भी है, सब कुछ एनालिसिस करके सबसे बेस्ट वीडियो जो यूट्यूब पे है, उसको मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे डाल दिया है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हिंदी वाले के सेक्शन में क्लिक हियर पे, तो आपको डायरेक्ट उसी प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे और वहां से डायरेक्ट आप वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया हिंदी मीडियम के लिए और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाएगा, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एक टिप्स यहाँ पे डाल रखा है। टिप्स क्या है कि इसको हमेशा जब भी कवर करें तो एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री जो है आपका कोशिश करें कि इसके बाद ही करें, ताकि ये आपको जो भी चीजें हैं इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा मंदिर हो गया या कौन सी कला हो गई, वो किस समय की है। तो इन सबको आपको रटना पड़ जाएगा। रटने के बजाय अगर आप ये जो हमारा एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री है, उसको आप लोग अगर पहले पढ़ेंगे तो ये आर्ट एंड कल्चर जो है आपका जल्दी और आसानी से खत्म होगा, ठीक है?
और यहाँ दूसरे नंबर पे आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। तो यहाँ पे 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं, सबसे कम संभावना यही होती है कि इसी से सबसे कम क्वेश्चन आएंगे अगर हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले तो होता था कि ये जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है या फिर एंशिएंट हिस्ट्री है, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते थे, मिडिवल से ज्यादा आते थे। ठीक है, लेकिन अभी का जो समय आप लोग देख रहे हैं, आपको पता ही है पिछले साल का अभी जो ये हमारा 2023 का पेपर गया, ये कैसा गया था। तो उस हिसाब से मैं अभी सबको ये जो तीनों है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडाइवल हिस्ट्री हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये तीनों को 4 जो हो रहे हैं, कहने को तो 3 ही है लेकिन 4 जो है, इन चारों को मैं यही कहूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, और ये एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री जो है, इसको आप लोग देख लीजिए, 2 से 5 क्वेश्चन इसमें लगभग आए हैं पिछले 5 ईयर में, और जो मेडाइवल हिस्ट्री है उसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन ये आते रहे हैं, लेकिन इस बार का जो आपका 23 का पैटर्न है उसमें आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे, उसमें शायद 4 से 5 ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये प्रेडिक्शन थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि जो हमारा देखिए यहाँ पे एंशिएंट हो गया, एंशिएंट और मेडाइवल, ठीक है, ये दोनों एक तरफ, और ये हमारा जो मॉडर्न है, इसको हम लोग ये दोनों मिलके इसके बराबर वेटेज लगभग उठाते हैं। लेकिन इस बार का जो पेपर है ये बहुत ही यूपीएससी ने गंदा बना दिया था, तो इस हिसाब से इसको हम लोग जज नहीं करेंगे। जो भी हमारा 5 साल का जो पिछले 5 सालों का जो भी हमारा एनालिसिस रहा है, उस बेसिस पे इसको तैयार किया गया है। ठीक है, एक चीज यहाँ देखने वाली बात है कि हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है और मेडिवल हिस्ट्री है, ये हमारे मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। तो जो अगर ये मेंस में नहीं पूछे जाते हैं तो हमारा जो इसके लिए टिप्स होगा कि जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। नो क्वेश्चन इन मेंस, योर नोट शुड बी इन बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट मींस इसमें फैक्ट ज्यादा आपके रहेंगे, क्योंकि सिर्फ ये आपका एंशिएंट और मेडाइवल जो है ये सिर्फ आपका प्रीलिम्स में ही काम आएगा। ठीक है, मेंस में नहीं पूछा जाता यूपीएससी में, इसलिए आपको इसको ऐसे पढ़ना है कि आपका ज्यादा जो कंटेंट है वो ज्यादा पैराग्राफ में ना बने। ठीक है, तो इसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपका आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसको आप लोग कवर कर सकते हैं। लिखे यहाँ पे देखिए लिखा भी है हिंदी के लिए, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो, और यहाँ पे इंग्लिश के लिए देख सकते हैं। चौथे नंबर पे है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने अभी आपको बता ही दिया। मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा मेंस के पर्सपेक्टिव से इसका ज्यादा वेटेज बन जाता है। देखिए अगर प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारा मेंस आएगा तो मेंस में तो ये बचेंगे नहीं, इनका तो काम पहले ही तमाम कर दिया यूपीएससी ने, क्योंकि ये मेंस में पूछे ही नहीं जाएंगे। तो बचा कौन? यही तो बचा हिस्ट्री के नाम पे, और ये बचा इधर से आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर और ये दोनों मिला के आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री मेंस के लिए क्रिएट करते हैं। तो इस हिसाब से हमेशा जो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज है वो आप ज्यादा रखेंगे, इसको ज्यादा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद से आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए आपका ये प्रीलिम्स में आता नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। तो ये लगभग इसको मान के चलिए कि आपका ये 1 से 3 क्वेश्चन जो है मेंस में सिर्फ आते हैं। तो ये जो 1 से 3 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, इसके लिए आप लोग किसी बुक को रिफर मत कीजिए। इसके लिए आप जरूरी है कि आप किसी कोचिंग का मटेरियल उठाइए, या फिर यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का जो भी आपका कंटेंट है वो मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से, सब कुछ इसमें कवर किया गया है, तभी मैंने इसमें इसको डाला है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे टिप्स में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट विल आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आजकल का जो भी हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है, वहां पे आप देखेंगे तो जो भी हमारे किसी भी देश से या फिर किसी 2 देशों के बीच में जो भी इंटरनेशनल रिलेशन बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसके हिस्ट्री के पार्ट का भी जो है कि बैकग्राउंड रहता है। तो अगर आपका ये वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपका कंप्लीट रहेगा तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन भी सही से समझ में आएगा। और जिसका क्या बोलते हैं PSIR अगर आपका ऑप्शनल है, तब तो आपको ये डेफिनेटली इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको ज्यादा वेटेज देना चाहिए, ताकि ये आपका बाकी जो हमारा PSIR है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके बाद से आते हैं इंडियन सोसाइटी। सबसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में नहीं आते, लेकिन मेंस में GS1 में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट, सबसे छोटा सब्जेक्ट इसको मानेंगे, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी मानेंगे GS1 में। क्योंकि देखिए अकेले जितना क्वेश्चन इसमें 2 से 4 क्वेश्चन, इसमें 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वहीं इंडियन सोसाइटी से अकेले यहाँ पे 4 से 6 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। ठीक है, मिनिमम 4 तो आते ही है लगभग, और 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो GS1 का जो सिलेबस है वो आपको अगर GS1 में स्कोर करना है
तो आपको इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आपको यहाँ पे सिलेबस का पूरा वीडियो लेक्चर जो हिंदी में और इंग्लिश में यूट्यूब पे उपलब्ध है वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसको मैंने एक चीज और बता रखा है यहाँ पे टिप्स के तौर पे देखेंगे तो प्लीज कवर विथ नोट्स एंड लेक्चर आफ्टर GS3, ठीक है, एंड GS2 का जो 12 और 30 नंबर का 12 और 30 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है 12 और 30 नंबर, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। यानी कि ये जो हमारा इंडियन सोसाइटी है इसको जब भी हम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से पहले 12 और 13 नंबर पे GS2 में क्या है सोशल जस्टिस और गवर्नेंस, इन दोनों को पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वरना आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा रटने पड़ेंगे और आपको समय भी लगेगा समझने में। तो ज्यादा समय लगाने से अच्छा है कि इसको पहले कवर कर ले और तब इस पे जंप करें ताकि आपको समझ में भी आएगा और पीछे से ये कंप्लीट भी हो गया रहेगा। ठीक है, इसके बाद से आता है हमारा जियोग्राफी सेक्शन। जियोग्राफी सेक्शन में आपको यहाँ पे देखेंगे तो 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स के पिछले ईयर के जो भी क्वेश्चन है पिछले 10 सालों के यहाँ पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस में देखा जाए तो मेंस में यहाँ पे 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमारा सबसे बेस्ट बुक माना जाता है कि 11th का जो NCERT है भारत का भौतिक भूगोल, इससे आप लोग कवर कर सकते हैं, या फिर खुल्लर की एक आती है बुक, वो वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर GC लियोंग एक है वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर माजिद हुसैन। ठीक है, देखिए इतने जो जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ इनमें से कोई एक ही कवर करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि NCERT 11 से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आपका हो गया, बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं कवर करना है, वो आपका परफेक्ट है। अगर आप उसमें पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दूसरा कोई इसमें से कोई भी बुक या फिर लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कोई यहाँ से कंप्लीट करता है तो कहता है कि इसको कर ले, इसको भी करना है क्या, इसको भी करना है। कोई नहीं करने की जरूरत, कोई एक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 2 दे रखा है, एक क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ पे फुल सिलेबस का आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और रिवीजन करने का यहाँ पे 10 घंटे का एक मैराथन जो सेशन होता है उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। 10 घंटे का है उन्हीं का, जिसका ये प्लेलिस्ट है उन्हीं का ये रिवीजन सेशन है, तो साथ में ये कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही में फिजिकल या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी जो है वहां से प्रीलिम्स में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मेंस में लगभग 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और अगर देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जब आते हैं तो वो जो है कि 10-10 नंबर वाले में ही होते हैं। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो समझिए वो कि आपका 15 मार्क्स में भी पूछा जाएगा, तभी तो आपका ये जो 20 क्वेश्चन का क्राइटेरिया है तभी तो वो फुलफिल हो पाएगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके लिए 11th की जो NCERT है उससे आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों का यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद से मैपिंग में आएंगे। मैपिंग में आप देख सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन इसमें कभी कभी आ जाते हैं। इसको मैपिंग भी बोल सकते हैं या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से भी आप लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज हमारी चर्चा में रहती है तो वो क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं मैपिंग से रिलेटेड। जैसे इस बार आ गया था कि जो हमारा यूक्रेन है, यूक्रेन से सटे जो भी हमारे देश है उनके नाम पूछ दिया गया था, तो इसको आप मैपिंग में भी डाल सकते हैं, या फिर मैपिंग में नहीं डालेंगे तो वो करंट अफेयर्स में घुस जाएगा। तो इसको आप जो जिसमें भी मर्जी डालिए, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग एक आता है यहाँ पे स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड इन इंग्लिश मैप, इसको आप लोग खरीद सकते हैं और खरीद के इसको आप लोग यहाँ से मैपिंग के जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और साथ में आपका जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसको आप लोग रेगुलर वीडियो देखा करिए, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ में से आपका जो ये गूगल अर्थ नाम का एक एंड्रॉयड ऐप है ये भी आपके फोन में इंस्टॉल होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्लोब है, ग्लोब फॉर्म में जो हमारा होता है अर्थ, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा और आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे, हर तरफ घुमा घुमा के ऊपर नीचे दाएं बाएं जूम करके कि हमारा जो भी जो लोकेशन हम देख रहे हैं उसके अगल बगल क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो ये आप लोग जो ऐप है इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से दिखा पाता है कि कहाँ पे क्या चीज लोकेटेड है। इसके बाद से आएंगे, ये तो हो गया हमारा GS1। अब GS2 में आएंगे तो GS2 का सिलेबस अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट तो काफी कम ही है GS1 के मुकाबले, लेकिन ये जो है ये थोड़ा वास्ट सिलेबस हो जाता है। जैसे आपका इंडियन पॉलिटी हो गया, यहाँ से आपसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। बाकी मेंस में देखेंगे तो मेंस में आपका 125 लगभग 50% जो आपका सिलेबस है वो मेंस का, वो सिर्फ इंडियन पॉलिटी से ही पूछा जाता है।
और इसके लिए आपको करना क्या है, एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत दोनों को एक साथ कवर करेंगे। इसके लिए पहले जरूरी क्या है, देखिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है इंडियन पॉलिटी में, तो आपको जरूरत है कि आपको जो एनसीईआरटी है 9, 10, 11, 12 उसको आप पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे सबका मैंने लिंक दे दिया है, आप एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो 9 से लेके और 12 तक के सारे एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। ये हो गया हिंदी मीडियम के लिए, और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए आपका दिया हुआ है। उसके बाद से दूसरा जब ये कर लेंगे एनसीईआरटी, तो उसके बाद से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम जाएंगे एम लक्ष्मीकांत पे। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत आप ले सकते हैं और उससे आप लोग कवर करेंगे। एम लक्ष्मीकांत में मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत का आप यहाँ से कंप्लीट कीजिए, या फिर एम लक्ष्मीकांत ये दूसरा कोई टीचर है, दोनों बहुत अच्छे लगे हमको, इसलिए आप जो भी 1 या 2 में से जो भी जिसको भी चूज करना चाहें उससे आप अपना एम लक्ष्मीकांत पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये है, तो यहाँ से आप लोग एम लक्ष्मीकांत को पूरा कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, जब भी आप एम लक्ष्मीकांत को स्टार्ट करने जाएं तो उससे पहले जरूरी है कि ये यहाँ पे मैंने एक अपना वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। ठीक है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या चीजें आपको लिए इंपॉर्टेंट है और क्या आपको छोड़ना है, वरना आपको बुक बहुत ज्यादा लेंदी लग सकता है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट सिलेबस है हमारा सोशल जस्टिस। ऑल्दो इसमें आपका जो प्रीलिम्स है ये आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन मेंस में 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। और इसके लिए अभी आप लोग किसी बुक को कवर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग सिर्फ करंट अफेयर्स को हमारे आप देखते रहेंगे और वहां से कंप्लीट किया जा सकता है। फिर भी आपको अगर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वगैरह जानने की जरूरत है तो यहाँ पे आप क्लिक करके, हिंदी मीडियम के लोगों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से क्लिक करके आप अपना बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिक जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये जो करंट अफेयर का सेक्शन है ये आपका और अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ ये जो हमारा सोशल जस्टिस है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इट विल हेल्प इन GS1 इंडियन सोसाइटी। तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने लिखा है इंडियन सोसाइटी, शायद आपको दिख रहा होगा, इंडियन सोसाइटी में जो हमारा है वो इसमें हेल्प करेगा कौन, ये सोशल जस्टिस। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो यहाँ पे कि जो हमारा GS3 का 12 और 13 नंबर है, तो ये दोनों को मैंने लिंक कर दिया है ताकि आप इसको समझ पाएं कि एक दूसरे को कैसे ये हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से सबसे स्कोरिंग विषय जो है हमारा वो है गवर्नेंस। GS2 में सबसे स्कोरिंग इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफी छोटा है एज कम्पेयर टू इसमें जितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं और इसका सिलेबस छोटा होता है, इस कारण से इसका वेटेज बढ़ जाता है और इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी में क्लिक करने के लिए, हिंदी में देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, और बाकी इंग्लिश में कंप्लीट करने के लिए यहाँ से आप कंप्लीट करके वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ब्लू यहाँ पे पहले से ही है। ठीक है, हाँ, तो जब भी हम लोग गवर्नेंस कंप्लीट करेंगे तो इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे एक टिप दिया है कि इट विल हेल्प यू इन GS4 एंड सम टाइम एसए आल्सो। ठीक है, तो GS4 और एसए में बहुत ही अच्छे से इसमें आपको हेल्प मिलेगी अगर आप ये गवर्नेंस पढ़े रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि जब भी हम लोग GS4 या फिर एसए की आंसर राइटिंग करेंगे तो हमारा सबसे पहले ये कंप्लीट होना चाहिए, क्या, गवर्नेंस और जस्टिस, ये सोशल जस्टिस जो है, ताकि जो आपका आंसर है वो शुरू में ही अच्छा निखरने लगे। बाकी आप जब भी गवर्नेंस कंप्लीट करें तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वहां से वो सब जानने के लिए यहाँ देखिए छोटा सा मैंने यहाँ पे लिंक बना रखा है, हाउ टू कवर। इसको जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो मिलेगा आपको, इन्होंने, ये मैम है, कोई मैम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, इन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, और आप कैसे इसको आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका वीडियो देख सकते हैं और आसानी से इसको भी कंप्लीट कर पाएंगे। GS2 में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है इसको। आप इसको ये देखिए, जो यहाँ पे 125 यहाँ पे जो 50% मार्क है, इसको लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है एज कम्पेयर टू ये जो गवर्नेंस है ना, इसके लिए आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, बहुत ही छोटा सिलेबस है इसका, क्योंकि सिलेबस तो छोटा है जबकि मार्क्स भी इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद से 14 नंबर यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन है, तो इंटरनेशनल रिलेशन से आपका 1 से 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है और मेंस में आपका 4 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसके लिए आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो सकते हैं करंट अफेयर्स पे, बाकी आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा जो आता है नेक्स्ट वो है हमारा इंडियन सोसाइटी, सॉरी इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इंडियन इकोनॉमी के
मेंस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होंगे ना वो आपको पूरा का पूरा सब कुछ मिलेगा उसमें, मीन्स उसमें आपका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। जबकि आपका जो ये मेंस का है, मेंस वाले में आपको प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन आपको सिंगल क्लिक में डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा गया है, और उस अकॉर्डिंग से आप अपनी स्टडी को शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर है ये इंडियन इकोनॉमी। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसके लिए आपको एनसीईआरटी जो है 11th का डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो जो बुक है उसको आपको कवर करना होगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग देखिए, सॉरी इसके लिए मैं बोलूंगा क्या कि यहाँ पे जो हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब पे मुझे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं, लेक्चर नहीं मिला जो कि इंडियन इकोनॉमी जो ये 11th क्लास का है इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया गया हो। तो प्लीज इसके लिए कोई भी एक अच्छा सा टीचर जहाँ से भी आपको कंप्लीट करने का मौका मिले उसको कंप्लीट कीजिएगा। यूट्यूब पे मुझे कोई नहीं दिखा, मिले तो बहुत ही, लेकिन वो सारे के सारे पेड थे, किसी ने आधा पढ़ाया है, बाकी उसके लिए पेड करने के लिए उसको अपने ऐप पे बुला रहे हैं या कहीं पे बुला रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे ये कहीं पे भी इसका कोई वीडियो लेक्चर फुल कंप्लीट नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है हिंदी मीडियम के लिए, जबकि इंग्लिश मीडियम में मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो 11th का जो है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम से है तो 12th में जो है वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको बिना टीचर के आपको कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है, अपने आप को 30 मार्क खान नहीं समझना है। इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जीएस 3 में। हालांकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा मानेंगे एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि कंपेयर तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या है ये भी बहुत ज्यादा है। इंडियन इकोनॉमी से जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। लगभग 50% जो क्वेश्चन होते हैं जीएस 3 में वो यहीं से आ जाते हैं, और जो प्रीलिम्स है उसमें तो आते ही हैं 10 से 15 क्वेश्चन, कभी कभी 17 भी आ जाते हैं, 20 तक भी पहुंच जाते हैं कभी कभी, इनका मन का जो भी है। तो इस हिसाब से इसको छोड़ना तो है नहीं, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद से 16 नंबर आप देखेंगे तो साइंस एंड टेक है। ठीक है, साइंस एंड टेक सबको पता है। देखिए, साइंस एंड टेक के लिए मैं एक बहुत ही शायद आपको माने या ना माने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि साइंस एंड टेक का कोई ऐसा सिलेबस नहीं बना है जो आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर दे कि हाँ मैं ये साइंस एंड टेक है और इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका कंप्लीट हो गया सिलेबस। क्योंकि साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछे जा रहे हैं जो आपको किसी कोचिंग मटेरियल में मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, हो सकता है मिलेंगे भी नहीं, और मिलेंगे भी तो उसको इतना छोटे में दिखाया गया है, क्योंकि जो हमारा यूपीएससी है वो पता नहीं कहाँ से इसको पूछ ले रहा है। और ये साइंस एंड टेक जब हम नाम लेते हैं ना तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, कितना हो भी आप कवर करेंगे तो जो पूछने वाला है वो ऐसा पूछ देगा जिसको आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो मैं हमेशा से यही कहूंगा कि साइंस एंड टेक को हमेशा लिमिटेड समय दे। ठीक है, इसके पीछे इतना ना भागें कि आपका पूरा का पूरा जीएस 3 ही खराब हो जाए। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं करिए, लेकिन इसका समय लिमिटेड रखिए। ठीक है, बाकी हमारा जो आंसर सॉरी जो पीडीएफ आता है उसमें मैं, हालांकि उसमें बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं ताकि छोटी से छोटी बात भी हमारी उसमें पहुंच जाए। इसी की वजह से, सिर्फ साइंस और टेक की वजह से हमारा जो करंट अफेयर्स का जो वीडियो का पीडीएफ है इसी के वजह से बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इसी के वजह से जब बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसको कवर करते हैं, तो देखते ही आप लोग कभी कभी 14-15 पेज पहुंच जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण होता है, साइंस एंड टेक के कारण। जबकि उतना पढ़ने के बाद भी आप ये नहीं श्योर हो सकते कि आप कह सकें कि हमारा साइंस एंड टेक कंप्लीट है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक को मैं यही कहूंगा कि आप इसको लिमिटेड से लिमिटेड दें समय। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है अपने आप में, आप इसमें घुसते जाएंगे, पीएचडी करते जाएंगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, वो आपके सारे के सारे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो मेंस में तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स बेस्ड जो क्वेश्चन है उनमें आपको ज्यादा घुसना नहीं है। ठीक है, और इसके लिए आपको करना क्या है, सबको पता है कि हमारा जो करंट अफेयर्स आता है उसी को आपको सब्सक्राइब करके और उसी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस एंड टेक आर प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, सो डोंट आंसर राइटिंग ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने एक टिप्स दे रखी है कि साइंस एंड टेक जो है ये प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आते हैं इसमें। तो ऐसा ना हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उठाएं और उसी पे प्रैक्टिस करने लग गए, क्योंकि वो तो उस समय करंट अफेयर्स में था, चर्चा में, और उसी पे आप आंसर राइटिंग करेंगे तो समझ ही में नहीं आएगा कि आपको कि ये क्या पूछ रखा है, हमको तो आता ही नहीं है, जबकि आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर का जो करंट अफेयर्स है उसमें चल रहा था चर्चा में, तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो साइंस एंड टेक का मैं यही कहूंगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी लगाएं तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना करें। ठीक है, डायरेक्ट आप इसमें अपना जो भी चल रहा है चर्चा में उस पे ही आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मेंस के लिए।
अब आते हैं 17 नंबर सब्जेक्ट पे, तो ये है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको 2 से 10 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक छोटी सी मैं बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा साइंस एंड टेक है ना, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके पहले सिर्फ जनरल साइंस के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। तो जब जनरल साइंस था ना, तो इसमें भर भर के क्वेश्चन आते थे, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी आ जाते थे। लेकिन जैसे ही हमारा साइंस एंड टेक इसमें इंट्रोड्यूस हुआ GS3 में, उसकी वजह से ये जनरल साइंस के क्वेश्चन कम हो गए, ठीक है। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन कम हो गए क्योंकि इन्हीं दोनों में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो उतना ही रहेंगे, तो ये जो साइंस एंड टेक है इसमें घुस गए कुछ क्वेश्चन, तो इसके वजह से जनरल साइंस का थोड़ा सा वेटेज कम हो गया। फिर भी उसकी मर्जी है, अगर वो चाहे तो उसको घटाना क्या, कोई और घटा देंगे इसमें से और आपका प्रीलिम्स में इससे बढ़ा के क्वेश्चन पूछ देंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। हालांकि इसका जो सिलेबस है वो आपका स्टैटिक मान सकते हैं, ये आपका कंप्लीट अगर हो तो इसमें आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 9th 10th का जो NCERT है वो कवर करना होगा। और 11th में जब आप जाएंगे, 11th में जो क्लास 10th सॉरी बायो का जो 11th क्लास का बुक है, उसमें आपको सिर्फ सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है। चैप्टर 13 पढ़ेंगे, क्या है चैप्टर 13, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है। चैप्टर 14 पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट। उसके बाद से यूनिट 5 में जाएंगे, तो यूनिट 5 में आपको सभी चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी से संबंधित उसमें सब्जेक्ट है, सॉरी चैप्टर है, उनको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो हो गया आपका क्लास 11th का। उसके बाद से क्लास 12 की बायो की बुक आप जब खोलेंगे, तो क्या उसको भी पूरा पढ़ेंगे? नहीं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा पढ़ के हमारा अपना समय खराब नहीं करना है। उसमें भी आपको क्या करना है, उसमें चले जाना आप लोग यूनिट 10। यूनिट 10 में जब आप जाएंगे तो यूनिट 10 में आपको ये 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, सॉरी 4 चैप्टर मिलेंगे, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। 13, 14, 15, 16 ये 4 यूनिट सॉरी 4 चैप्टर मिलेंगे यूनिट 10 में। उसके बाद से यूनिट 16, ठीक है, 16 में जाएंगे, यूनिट इकाई 16 में, तो उसमें आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, ये एक चैप्टर मिलेगा, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्टिव पढ़ना है हमें, सब कुछ नहीं कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मुझे हिंदी मीडियम में सिर्फ कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिला, इसको आप लोग अपने मन से भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ समझना वाला ज्यादा चीज उतना नहीं होता है, ठीक है। कंसेप्चुअल जो चीजें होती हैं, लेकिन उसमें आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो 9th का आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, 10th का आप लोग खुद से भी कंप्लीट कर लें या फिर कहीं से वीडियो लेक्चर मिल जाता है तो वहां से कंप्लीट कर लें। बाकी मुझे हिंदी मीडियम में यहाँ साइंस, जनरल साइंस से रिलेटेड NCERT के कोई भी मुझे अच्छे नहीं मिले यूट्यूब पे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं डाला लिंक। बाकी इंग्लिश मीडियम में आपको मिल गए तो मैंने वहाँ पे डाल दिया। 9th के लिए NCERT, 10th के लिए NCERT के मिल गए, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए ये जो 12th बायो का सेक्शन है इसके लिए भी मुझे टीचर मिल गए। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट वही वीडियो उसी प्लेलिस्ट में जाएंगे जो आपको जरूरत है, ठीक है। तो ये जो जनरल साइंस है इससे रिलेटेड मेरा टिप्स क्या है कि जो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होते हैं, बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे आप क्लास 10th में जाएंगे, 10th में जाने का मतलब ये नहीं कि आप लोग उस क्लास में पढ़ने जाएं, ठीक है। 10th में जब 10th की बुक में आप जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें पूछा होगा कि अगर इतना न्यूटन का बल लगाया जाता है तो बताइए कि प्रेशर क्या होगा, एरिया क्या है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, फिजिक्स में जैसे पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है, जो कि आपके एवरीडे लाइफ में यूज हो रहे हैं, ठीक है। और जो आपको हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंट है, उसको अफेक्ट करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। सोशल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो गए उन टाइप के क्वेश्चन में, मैथमेटिकल क्वेश्चन में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। मैथमेटिकल क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। और हमेशा जो इसका अप्रोच होगा आपको प्रीलिम्स बेस्ड ही रखना है, क्योंकि ये मेंस में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा लाल सा बना रखा है मैंने, तो लाल इसीलिए बनाया है क्योंकि इसको आपको मेंस में नहीं पूछा जाता है, तो सिर्फ आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से 18 नंबर पे आएंगे तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपका यहाँ पे है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आपका 8 से लेकर 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, ठीक है। और सबसे आसान सब्जेक्ट मैं इसको मानूंगा GS3 में, जो हमारा प्रीलिम्स में अच्छा नंबर दिला सकता है, ठीक है। 8 से 15 क्वेश्चन, कभी कभी तो 17, 18, 19, 20 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमेशा 8 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, और 8 क्वेश्चन प्रीलिम्स में कम नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है, ठीक है। सिलेबस छोटा क्या है, लगभग ये करंट अफेयर्स में आपका पूरा का पूरा घुस जाता है, तो उसके वजह से आप लोग प्रीलिम्स में इसको एक एक्स फैक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपका स्टैटिक सब्जेक्ट स्टैटिक पार्ट है, वहां से आप इसका वीडियो देख पाएंगे, ठीक है।
और इंग्लिश मीडियम के लिए आप यहाँ से वीडियो देख पाएंगे, और इसको 2 वीडियो देखने के बाद आपका जो भी स्टैटिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे और वो मेंस में कैसे आपका हेल्प करेगा वो तो आप करंट अफेयर्स में सीख ही लेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स जो हमारा उसमें वीडियो आता है, और सॉरी वीडियो अभी आएगा, और जो हमारा जो ये पीडीएफ आता है उस पीडीएफ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में एक छोटा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा, पीएमएफआईएएस जो है, पीएमएफआईएएस बोलते हैं इसको, इनका भी बहुत अच्छा ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये इनका एक वेबसाइट है, इसको आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। वहाँ पे इनकी बहुत सारी पीडीएफ जो है आती हैं, जिससे आप इसको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन है उनको आप अलग से कवर कर सकते हैं प्रीलिम्स लेवल के। उसके बाद से आप चाहे तो शंकर आईएएस का कोई एक, सॉरी ठीक है ना, या तो करंट अफेयर्स और पीएमएफआईएएस जो है, पीएमएफआईएएस या फिर शंकर आईएएस जो है, उनका भी ये जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैंने देखो ये टिप्स में लिख रखी है कि वेरी इजी सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, शॉर्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, शॉर्ट भी है, टू क्वालिफाई प्रीलिम्स इजिली, कवर आफ्टर कवरिंग जनरल साइंस। ठीक है, तो 17वां जब आपका खत्म हो जाए तभी इसको कवर करें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि इसको तभी कंप्लीट करना है जब आपका ये जनरल साइंस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद से हम आएंगे यहाँ पे 19 नंबर है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट से आपका लगभग एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है प्रीलिम्स में, और उसके बाद मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और इसका भी सिलेबस बहुत छोटा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको इसको कंप्लीट करने से पहले आपको जियोग्राफी समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि पहले दिन इसको उठाया और इसी पे पहुंच गए, तो ये ऐसा ना करना। जब भी करना तो आपका GS1 का जो जियोग्राफी पार्ट है, अगर वो आपका कंप्लीट हो गया ना तो समझो इसमें 50% चीजें आपकी वैसे ही खत्म हो जाएंगी, और अगर पहले इसमें कूद गए तो पूरा आपको ये डुबा डालेगा। ठीक है, साथ में आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी आपका मायने रखता है। तो करंट अफेयर्स आपको ये आइडिया देता है कि जो क्वेश्चन बनेंगे अगले साल वो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स सॉरी हिंदी मीडियम के लिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट और वीडियो, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको जो है GS1 के सिलेबस में हेल्प करेगा, या फिर ये कहें कि GS1 अगर आपने पढ़ा है तो ये 19 नंबर डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें भी आपको हेल्प करता है। इसके बाद से 20 नंबर जो है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी आपका इसमें नहीं आता है प्रीलिम्स में। मेंस में आपके 3 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और 3 से 6 क्वेश्चन आने के कारण इसका जो वेटेज है वो भी GS3 में बढ़ जाता है। ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी एक ये भी बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, और इससे आप अपना जो GS3 का जो हमारा ये है सिलेबस है मेंस के हिसाब से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी आपका GS3 को कवर करने में मदद करता है, क्योंकि ये भी बहुत ही शॉर्ट सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, द ओनली शॉर्ट सब टॉपिक विथ मैक्सिमम वेटेज इन GS3। ठीक है, तो GS3 में ये एक इकलौता ऐसा सिलेबस है, ठीक है, जिसके लिए आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मार्क्स इसमें आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें ज्यादा समय देते हैं, इसमें ज्यादा समय देते हैं, और जो सबसे ज्यादा आपका मार्क्स देता है कम ही पढ़ के उसको हम पहले ही इग्नोर कर देते हैं, और यही कारण है कि हमारा सिलेक्शन भी होने में थोड़ा लेट हो जाता है। बाकी चीजें आप बाद में सीख ही लेते हैं। तो ये सब चीजें आपको जल्द से जल्द प्रीलिम्स या मेंस या आपका इंटरव्यू क्लियर करने में आपकी पढ़ाई को बूस्ट देती हैं। इसके बाद से आपका जो GS4 है, GS4 सभी को पता है, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। GS4 में मुझे कहीं ऐसा यूट्यूब पे लेक्चर नहीं मिला। ठीक है, तो ये तो आपको कवर करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं और से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स और मेंस का पूरा एनालिसिस। बाकी आपका ऑप्शनल बचा हुआ है, तो ऑप्शनल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अगर प्रीलिम्स को मैं अगर कंसीडर करूं साथ में, ठीक है, प्रीलिम्स को अगर मैं कंसीडर करता हूं, एक सेकेंड, तो प्रीलिम्स को अगर मैं कंसीडर करता हूं ना, तो मुझे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें सिर्फ 20 सब्जेक्ट, तो अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया 20 में से सिर्फ आपको 10 अगर आप पढ़ते हैं ना, तो प्रीलिम्स आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर पेपर टफ आता है वो तो सबके लिए आएगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपका 10 सब्जेक्ट कंप्लीट है, प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई करने में आपको आसानी होगी। वो क्या क्या है, पहला देखिए आर्ट एंड कल्चर हो गया, इसको आप ले लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तो आपको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि मॉडर्न को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये मेंस में भी पूछा जाएगा। और ये जो एंशिएंट और मिडाइवल है, इनको भी आप इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से लिंक्ड है। तो ये जो 4 हैं इसको आप छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए यहाँ से, बाकी 6 किसको कंप्लीट करना है। बाकी 6 के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं 7 नंबर में आप देखेंगे तो इंडियन जियोग्राफी हो गया। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी को आप ले लीजिए। और 8 नंबर में फिजिकल वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया। ठीक है, 8 नंबर में ये 2 हो गए इधर से।
और 2, और ये मैपिंग को तो मैं मानूंगा ही नहीं क्योंकि ये उसी में आ जाता है करंट अफेयर्स में आपका, और करंट अफेयर जब आ जाता है तो स्टैटिक सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए 6 हो गए, और उसके बाद से इंडियन पॉलिटी हो गया, इसको आप लोग कंप्लीट कर लें, और यहाँ से 2 आप कंप्लीट कर लें। पहला नंबर है इंडियन इकोनॉमी, और लास्ट में है जो हमारा इन्वायरमेंट, ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। अब आते हैं उन लोगों के लिए जिनका प्रीलिम्स इस बार क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेंस लेवल की अपनी तैयारी जो है वो फुल कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा मेंस लेवल का जो भी तैयारी है मैंने कंप्लीट कर लिया था या फिर कुछ भी छूटा है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा गाइडेंस देना चाहूंगा। आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपका ये मैंने सिलेबस बताया, यहाँ पे 20 सब्जेक्ट हो रहे हैं लगभग, और आपका ऑप्शनल अलग से है, ठीक है। सारा का सारा डाउट मैं आज आपका क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे आपका जो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल को भी मैं ध्यान में रखते हुए आपको करना क्या है, आपको ये जो 7 महीने हैं, अभी हमारे पास 7 महीने हैं इस 2023 में, ठीक है। 2023 में हमारे पास 7 महीने हैं। 7 महीने में आपको करना क्या है, आप वो सारे काम कीजिए जिससे आपका जो है GS4 अगर कंप्लीट नहीं है तो GS4 हो जाए, या फिर कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, GS 1 2 3, जैसा कि मैंने यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को दिखा दिया है। जिसको आपको लगता है कि मेरा अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। कैसे भी करके उसको कंप्लीट कीजिए, जो रेस्ट आपका सब्जेक्ट है आपके बचे हुए, ठीक है। GS4 हो गया, और ऑप्शनल, ऑप्शनल हालांकि आपका कंप्लीट ही होगा, मैं मानता हूं इतना कि आपका कंप्लीट होगा। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, 3 भागों में मैंने इसको डिवाइड किया है। इसको आप क्या कीजिए ना कि इसको आप कोशिश कीजिए कि आपका जो ये 7 मंथ है, ठीक है, 7 मंथ GS4 एथिक्स जो है हमारा वो, और रेस्ट ऑफ द जो हमारा बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, और ये ऑप्शनल जो भी आपका ऑप्शनल है, ये सारी चीजें आपकी दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं होती है तो 1 महीना और ले लीजिए, लेकिन जनवरी से पहले इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कंप्लीट करने से होगा क्या आपका, इसके बाद जब जनवरी से स्टार्ट होगा आपका, जनवरी आपको पता ही है, पीछे अगले साल जो 24 में पेपर होगा वो 26 मई को होगा, ठीक है, 26 मई संडे को होगा। तो जो जनवरी है हमारा, जनवरी आएगा, तो जनवरी मान लीजिए कि आपने जनवरी भी पूरा खींच लिया, ठीक है। हालांकि आप जनवरी में मत जाइए, आप कोशिश कीजिए कि दिसंबर तक मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। जो अभी इस वीडियो को वो लोग देख रहे हैं जिनका अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है, तो वो अब यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पिछले ईयर से तैयारी कर रहे हैं, और उनका ऑप्शनल जो भी है GS 1 2 3 4 वो कैसे इसको कंप्लीट करें ताकि आपका 24 जो आने वाला है उसमें इसको अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो इसलिए हिसाब से मैं कहता हूँ कि जनवरी तक इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो फरवरी स्टार्ट होगा महीना ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, आपके पास 4 महीने होंगे। उन 4 महीनों में आप करेंगे क्या, 4 महीने में आपके पास 3 काम फिर से होंगे। 3 काम में क्या होगा, एक होगा एक रिवीजन, ठीक है, एक होगा रिवीजन, दूसरा होगा आपका ये जो प्रीलिम्स बेस्ड आपके सब्जेक्ट हैं जो मेंस में नहीं आते हैं, उनका आपको फिर से रिवीजन करना होगा, ठीक है। वहां से आपकी जो तैयारी होगी ना वो प्रीलिम्स बेस्ड फोकस हो जाएगी, और साथ में आप आंसर राइटिंग भी रोजाना एक करेंगे, और वो जो आंसर राइटिंग होगी वो आपकी विधिवत होगी। कैसे आपको उसमें इस तरह से होगी कि आप जो भी लिखना पढ़ना चाह रहे हैं या फिर जो आपका उसमें गलत हो रहा है उसके पीछे आप रिवीजन कीजिए, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वो सब काम यही रहे। जनवरी के बाद आपको ऐसा ना होना चाहिए कि मेरा ये सिलेबस बच गया है अभी मैं इसको कंप्लीट करूं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो सिलेबस बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सीसेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीसेट को मैंने इसमें लास्ट में इसलिए रखा है ताकि अगर आप पहले ही सीसेट कंप्लीट कर लेंगे आज ही, तो आपको 2 बार समय देना पड़ेगा। एक तो आज आपने कंप्लीट कर लिया, और सिर्फ जब लास्ट होगा तो उस समय भी आपको 1-2 महीने देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक आपको पूरा भूल गया रहेगा। तो जो आपका जल्दी एक ही बार में सिर्फ काम आने वाला है तो उसको लास्ट टाइम पे ही कवर कीजिएगा, ठीक है। तो उस समय आपका ये सीसेट बचा रहेगा, और रिवीजन करेंगे, और साथ में आपका प्रीलिम्स बेस्ड जो होगा तैयारी होगा, और आंसर राइटिंग आपको जम के करेंगे, और बाकी आपका करंट अफेयर चलता ही रहेगा। ऐसा ना हो, आप जो भी आपका गोल है, एम है, अगर 24 है तो कोशिश कीजिए कि 8 महीने में इसको, 7 महीने जबकि मैंने यहाँ पे लिखा है, 8 महीने में इसको कंप्लीट कर लीजिए। 7 महीने का टारगेट बनाइए, अगर कंप्लीट नहीं भी होता है तो 1 महीने और लीजिए, ठीक है। अगर उसको आप कंप्लीट कर लिए तभी ये आप समझिए कि 24 के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो पाए हैं। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, और मिलेंगे एक और वीडियो में जिसमें आपको मैं अपने टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा।
डिटेल में, तो उसका वेट करिए, 2-3 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।